हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। सो माई सेल्फ अविनाश कुमार और मैं आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वो सभी बच्चे जिन्होंने अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और इस लेक्चर में आज का जो टॉपिक रहने वाले हैं वो हमारे रहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, उसके अलावा वोल्टेज ईएमएफ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, पावर एंड एनर्जी क्या होती है। बेसिकली बहुत फंडामेंटल टॉपिक है, ये सभी वो टॉपिक है जो आप 10th और 12th में पढ़ के आए हुए। ठीक है, तो जस्ट उनका रिवीजन है और इसमें ऐसा कोई नई चीज यहाँ पे आपको पढ़ने को नहीं मिलेगी। ये जो पूरा कंटेंट रहेगा आपका ये 2026-27 का जो लेटेस्ट सिलेबस इसी साल आया है उसके अकॉर्डिंग रहेगा। तो इन लाइन विद योर सिलेबस हम बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से आपको लेके चलेंगे। ठीक है, और सारे टॉपिक आपके कवर करेंगे, जितने एग्जांपल्स हो सकते हैं वो सारे एग्जांपल, और जितने न्यूमेरिकल जो भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आ सकते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं एक बार आपको बता दूं कि जो हमारे बैच है वो लॉन्च हो चुके हैं। फर्स्ट ईयर में आपको ब्रांच वाइज बैच मिलेंगे, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है इस बार ब्रांच वाइज आया है, स्ट्रीम वाइज आया है। तो हमने स्ट्रीम वाइज कोर्स भी लॉन्च किए हैं। तो जैसे आप जब एप्लीकेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको सीएससी ब्रांच के नाम से कोर्स देखने को मिलेगा, वहां पर आपको डबल ई स्ट्रीम के नाम से एक कोर्स देखने को मिलेगा। तो वो भी जो डबल ई के बच्चे हैं वो इस कोर्स में एनरोल कराएं, जो बच्चे ईसी ब्रांच के हैं वो इस कोर्स में एनरोल कराएंगे, जो आपका सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों का कंबाइंड भी ले सकते हैं आप। सिविल ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी अपना कोर्स अपने हिसाब से देख के लेंगे, अपनी ब्रांच वाला ही कोर्स सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैकेनिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना कोर्स को देख के, अपनी ब्रांच को देख के ही उसमें एनरोल कराएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप कोर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपनी ब्रांच वाले कोर्स को सेलेक्ट करें, क्योंकि सिलेबस जो है वो स्ट्रीम वाइज है। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे फंडामेंटल यूनिट आती है जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, दैट इज चार्ज। अब चार्ज है क्या उसको आपको समझना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? ये वो एंटिटी है या वो प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जिसकी वजह से वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब उसको किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज कोई भी चीज पे तो फोर्स नहीं लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चीज रखी है उस पर कोई फोर्स फील हो रहा है तो वो एक चार्ज हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, कि वहां पर कुछ चार्ज है। ठीक है, या उसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, उस चार्ज की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है मैटर की, या कह सकते हैं एक ऐसी एंटिटी है जिसको प्रॉपरली डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करना आसान है कि चार्ज क्या है। चार्ज वो एंटिटी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्शन का फोर्स फील होता है जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखा जाता है। ठीक है, अब ये तो बात हुई चार्ज की। अब चार्ज जो है इसी की वजह से सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, चाहे वो करंट हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, जो भी हो वो चीजें हमें सब इसी की वजह से, सारी चीजें इवेंट हमें इसकी तरह से होती हुई दिखाई देती है। चार्ज की जो बेटा ऐसा यूनिट है ना वो कूलम्ब होती है। ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पे है, और जो फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू IT, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 1 सेकेंड, यानी कि अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड बाय ए करंट। तो करंट की वजह से जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, अगर 1 एम्पियर की करंट है और 1 सेकंड में हम निकाल रहे हैं तो उस करंट को हम क्या बोल देते हैं? चार्ज बोल देते हैं। तो Q इक्वल टू कितना फॉर्मूला होता है? I इंटू टी। बेसिक फॉर्मूला है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, कोई नया फॉर्मूला यहां पर नहीं है। चार्ज Q क्या है? चार्ज है, I क्या इलेक्ट्रिक करंट है, T क्या है? टाइम है। ठीक है, तो चार्ज इक्वल टू हो जाता है करंट इंटू टाइम। अब बात आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये चीज क्या है? ये क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि जो चार्ज है वो कहीं किसी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, ये डिस्क्रीट फॉर्म में अवेलेबल होता है। मतलब यह है कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है तो जो चार्ज है वो किसी एक जगह पर नहीं रखा होगा। मान लीजिए कि ये मेरा एक स्फेयर है, तो अगर मैं कहने लगूं कि इस स्फेयर पे चार्ज जो है वो प्लस क्यू है, तो ये प्लस क्यू चार्ज ऐसा नहीं है कि ये कहीं यहां रखा होगा, इसको मैं प्लस क्यू बोलूंगा। ये बेसिकली छोटे छोटे चार्ज का एक कॉम्बिनेशन है, और वो सारा कंबाइन फॉर्म में मिलके हम उसको क्या बोल देते हैं? टोटल चार्ज बोल देते हैं। तो अगर Q है तो हम क्या कहते हैं कि Q ऐसा नहीं है कि इसी पॉइंट पे, ये Q छोटे छोटे चार्ज है जो इसकी सरफेस पे इस तरह से फैले हुए हैं। तो मैं इसको साइन की ऐसे ऐसे फैले हुए हैं। ठीक है, पूरी सरफेस पे ये फैले हुए हैं। अब इन सभी को हम जोड़ के उनका जो टोटल है उसको मिला के बनाते हैं। यानी कि अगर मैं कहूं कि जो चार्ज है Q, अगर यहाँ पे
जो Q चार्ज है वो n छोटे छोटे चार्ज से मिलके बना हुआ है। छोटे छोटे चार्ज किसके होते हैं? इलेक्ट्रॉन से। यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके जो चार्ज बना उसको हमने Q बोल दिया। तो अगर इसकी बॉडी पे 1000 चार्ज है, 1000 इलेक्ट्रॉन इस पे अवेलेबल है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो तो टोटल चार्ज आ जाएगा इस बॉडी का। तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसको हम बोलते हैं Q इक्वल टू NE। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और E क्या है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो चार्ज होता है ना वो कभी कलेक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे स्फीयर पे या पूरी बॉडी पे। अब वहां पे क्या होगा कि चार्ज आपका पूरी सरफेस पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि किसी स्फीयर पे जो चार्ज है उसके बेस पे कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे यहां आपको दिया हुआ है Q इक्वल टू NE। अब मैंने आपसे कहा कि इस स्फीयर पे लेट्स से 1.9 कूलम का चार्ज है। इस पे जो चार्ज है वो कितना है? 1.9 कूलम का चार्ज है। और मुझे ये पता करना है कि इस पे इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा Q इक्वल टू NE या NE इक्वल टू हो जाएगा 1.9, तो N इक्वल टू हो जाएगा 1.9 अपॉन E। अब E की वैल्यू क्या है? जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो कितना हो जाएगा कि 1.9 अपॉन 1.9 इंटू 10 टू द पावर -19। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इससे ये कट गया तो हमारे पास जो आंसर आया 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर किसी स्फीयर पे 1.9 कूलम का चार्ज है तो उस पे 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। इतने चार्ज का मिलके जो टोटल चार्ज आएगा वो मेरा Q कहलाएगा। तो यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, या सिमिलर चार्ज और डिसिमिलर चार्ज। अगर सिमिलर चार्ज है, सिमिलर चार्ज मतलब वो दोनों दो प्लस चार्ज है तो वो आपस में अट्रैक्शन करेंगे, वो सॉरी रिपल्शन करेंगे। और अगर अपोजिट चार्ज है तो वो रिपल्शन करेंगे। तो एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया। सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें याद रखनी है हमेशा कि सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज एंड क्या लिखा है? अपोजिट अट्रैक्ट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पुल टुवर्ड्स ईच अदर, और लाइक चार्ज रिपेल करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखनी है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये तो बात हुई चार्ज की। अब चार्ज के बेसिस पे हमें डिफाइन करना होता है इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? हमने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, हम क्या कहते हैं उसको? करंट बोल देते हैं, या कई बार हम इसको ऐसे भी पढ़ लेते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। लेकिन इसको थोड़ा सा डीपली सोचना पड़ेगा कि क्या इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट फ्लो हो जाती है? तो इसका मतलब तो फिर हर वो बॉडी जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें करंट फ्लो करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। जो इंसुलेटर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो वहां भी होते हैं। देखिए हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां तो करंट फ्लो नहीं होगी। ऐसे इंसुलेटर वगैरह में तो वहां क्या होता है? तो बेसिकली होता क्या है, करंट फ्लो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। किसकी वजह से फ्लो होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं करंट के कंडक्शन के लिए। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं हमें मेटल्स में जनरली। तो मेटल्स में जिनकी वैलेंसी 1 2 3 होती है, तो वहां पर हम जो थोड़ी सी एनर्जी देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट को क्विट करके बाहर निकल जाते हैं और घूमने लगते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो अपने ऑर्बिट को छोड़ दिए। ठीक है, यही इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से करंट प्रोड्यूस होती है, इनके मूव करने से करंट बनती है। तो जब भी हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं या कुछ भी फ्लो हो रहा है, तो हम हमेशा किसके बारे में बात कर रहे होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब मैं आपको एटम यहां पे नहीं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज लेक्चर अननेसेसरी ज्यादा लंबा चला जाएगा। तो हम किसकी बात करेंगे? जब भी बात करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन या दीज चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरह से रखे हुए हैं। अभी क्या है कि ये रैंडम डायरेक्शन में अलाइंड है, इनके कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है। अब हमने क्या किया, यहां पर एक ईएमएफ अप्लाई कर दिया, बैटरी लगा दी। ठीक है, यहां पर हमने एक ईएमएफ अप्लाई कर दिया। अब इस ईएमएफ के अप्लाई करने से क्या होगा, जिधर ये पॉजिटिव साइड है इधर तो आ जाएगा पॉजिटिव, और जिधर निगेटिव साइड कनेक्टेड है इधर आ जाएगा निगेटिव। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो निगेटिव निगेटिव को रिपेल करेगा और पॉजिटिव निगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अभी ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये प्लस इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरह से अट्रैक्ट करेगा,
इनमें अट्रैक्शन होगा तो ये इस तरह से मूव करना शुरू कर देंगे, वो रिपेल कर रहा है तो भी ऐसे ही मूव करेंगे, यानी कि चाहे ये रिपेल करे चाहे ये अट्रैक्ट करे, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही मूव करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो यही होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर मैं इसको माइनस साइन से दिखाऊं तो वो इलेक्ट्रॉन मेरे ऐसे मूव कर रहे हैं, या मैं इसको दिखाऊं तो ये मैं कह रहा हूं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है, तो कितनी देर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो हो जा रहे हैं, इसी को बोलते हैं करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, तो करंट हमारी फ्लो हो रही है, लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है ना उसकी डायरेक्शन बेटा इसके अपोजिट होती है, ये होती है करंट की डायरेक्शन आई। दिस इज द कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अपोजिट लेते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट हम कंसीडर करते हैं। जैसे इसी वजह से जो करंट है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से लीव करती है और नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करती है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो दिस इज द कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल देते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई करंट की कि बाकी करंट का फॉर्मूला कितना हुआ Q अपॉन T, या इसको मोर एक्यूरेटली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं dQ बाई dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, और जो चार्ज होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन में मूव, इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ। अब दो तरीके की हमारी करंट है, एक होती है डायरेक्ट करंट, एक होती है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होती है बेटा? डायरेक्ट करंट का मतलब यह है कि करंट वैसी जो टाइम के साथ चेंज ना हो, वो करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट रहे। तो देखो इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कांस्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, जो मैग्नीट्यूड 0 पे है वही मैग्नीट्यूड यहां पर है। इसका मतलब ये करंट कैसी है? डायरेक्ट करंट है, डीसी करंट है। जबकि जो एसी करंट होती है उसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ चेंज होता है, उसका मैग्नीट्यूड अगर ये टाइम है तो उसका मैग्नीट्यूड रेगुलरली चेंज होता रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये, तो ये जो करंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड और फेज टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, एक बार पॉजिटिव हो रही है एक बार नेगेटिव हो रही है, ऐसी करंट को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। तो दो तरीके की करंट हो गई, डीसी करंट और एसी करंट। दूसरी कैटेगरी हमारी क्या बन गई? कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक। ये तो नाम हो गए, कैटेगरी नहीं है, ये नाम है। इलेक्ट्रॉनिक करंट मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन हमारे किधर से किधर मूव कर रहे हैं? इस तरह से मूव कर रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं हम कन्वेंशनल करंट। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन, कन्वेंशनल मतलब जिसको हम यूज करते हैं, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हमेशा जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनके अपोजिट होती है। राइट, तो दिस इज दी ऑल अबाउट करंट। ठीक है, यूनिट हमारी एम्पियर हो गई। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारी टर्म्स हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस, ईएमएफ, इन सब की यूनिट वोल्ट होती है। ठीक है, और इनमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, या कई जगह पे तो डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम चीज होती है। तो जब हम पोटेंशियल की बात करते हैं तो पोटेंशियल क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चार्ज है, सपोज यहां पे ये क्यू रखा है, इसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। ये क्या है? इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस चार्ज के चारों तरफ जब भी बाहर से हम कोई चार्ज को मूव कराते हैं, भाई मान लीजिए यहां पर एक ये क्यू नॉट है, अब इस क्यू नॉट को मुझे मूव कराना है, मूव करा के इसके अंदर लेके आना है। तो जब भी मैं किसी चार्ज को मूव करा के इन्फिनिटी से किसी और फील्ड में लेके आता हूं तो उसको मूव कराने में कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए तो उस पर जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, दैट इज नोन एज पोटेंशियल। तो V इक्वल टू कितना हो जाता है? W अपॉन Q। तो ये हमारा कहलाता है पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या कहलाती है? वोल्ट। अब यही चीज अगर हमें एक से दूसरे पॉइंट के बीच में करनी हो कि हम पहले इसको A पॉइंट पे ले आए फिर B पॉइंट पे ले आए, तो A से B के बीच में जब हम मूव कराएंगे, A से B तक लेके जाने में जो वर्क डन होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो A पे पोटेंशियल VA था, B पे पोटेंशियल VB था, A से B तक लेके गए तो VA माइनस
V भी हो गया, तो वो कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। जब हम किसी यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं तो दोनों के बीच में जो वर्क डन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसी चीज को बोला जाता है वोल्टेज डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कई बार वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस ये एक ही चीज है। ठीक है, इन जनरल अगर हमारा VA बड़ा है VB छोटा है तो हम कह रहे हैं इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में अगर VA बड़ा है तो हम कहेंगे एनर्जी हमारी घट रही है, और अगर VB बड़ा है तो हम कहेंगे कि एनर्जी हमारी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर ही वोल्टेज की। तो सेम चीज है जो हमने पोटेंशियल बताया, वोल्टेज इज द इलेक्ट्रिकल प्रेशर और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो सेम चीज है जो हमारा पोटेंशियल था। डिफरेंस कहां आता है, डिफरेंस थोड़ा सा आता है ईएमएफ में। देखो इसको ध्यान से समझना है, ईएमएफ और वोल्टेज में क्या डिफरेंस है या पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। ईएमएफ क्या काम करता है, ये होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर हम इसको वैसे वर्ड की डेफिनेशन से समझें तो हम ये कह सकते हैं एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन अगर ये फोर्स होता तो इसकी यूनिट न्यूटन में होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी यूनिट होती है वोल्ट में, न्यूटन में तो नहीं होती। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई बैटरी अप्लाई करते हैं, जब भी हम कोई चार्ज सप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होता है, इसकी वजह से एक फोर्स डेवलप होता है, और उस फोर्स की वजह से F इक्वल टू कितना होता है, QE। इस फोर्स की वजह से, ये 12th में पढ़ा होगा सबने, तो F इक्वल टू QE होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी सप्लाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, W अपॉन Q। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मोशन इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड while EMF is the energy source that establish that electric field। तो ये EMF वही एनर्जी सोर्स है जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, जो वो ताकत क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पुश हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं। तो ये वो EMF है। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि किसी सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसके लिए जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं या एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को पुश मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ। जबकि इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने की वजह से जो वहां पर वर्क हो रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके मूव करने की वजह से वहां पर जो वर्क डन हो रहा है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस। तो एक तो एनर्जी दे रहा है, दूसरी एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो जो दे रहा है वो ईएमएफ है, लेकिन जो उस एनर्जी को यूज कर रहा है वो क्या है, हमारा वोल्टेज है। तो बहुत ये बारीक सी लाइन है, हम ज्यादातर इसको पढ़ेंगे भी नहीं इतना डिटेल में, ठीक है, लेकिन ये एक माइन्यूट सा डिफरेंस रहता है कि इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो E इक्वल टू कितना हो जाता है, W अपॉन Q। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्या आ जाता है, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। ठीक है जी, अब ओम्स लॉ क्या है इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ओम्स लॉ क्या कहता है कि इफ ऑल द फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स सेम, यानी कि अगर सारी फिजिकल कंडीशन को सेम रखा जाए, उसमें कोई चेंज ना किया जाए। फिजिकल कंडीशन क्या होती है, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, जैसी सिचुएशन में हम अब कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, यही सिचुएशन अगर हमारी हर समय रहे, तो अगर फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो अगर फिजिकल कंडीशन सेम है तो हम क्या कहते हैं कि करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो जो करंट होती है किसी कंडक्टर में, वो करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जो वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई किया जा रहा है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू IR। V इक्वल टू IR। यहां पर जो R होता है वो R क्या है, R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट known as resistance, known as resistance। ठीक है, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होती है। तो V इक्वल टू कितना हो गया, IR।
अगर हम बात करें VI कैरेक्टरिस्टिक की, तो VI कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि भाई एक उस पे हमने क्या ले लिया, एक एक्सिस पे हमने ये ले लिया, हमने एक एक्सिस, ठीक है, और एक हमने ये ले लिया। तो मान लीजिए कि इधर हमने वोल्टेज लिया, इधर करंट ली, तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक होगी वो बिल्कुल लीनियर होगी, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए ये V है, ये I है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो होगी ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी, दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक। तो VI कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है हमारी, लीनियर होती है। इसकी जो VI कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल लीनियर होती है, ठीक है। यानी कि जितना वोल्टेज बढ़ेगा करंट भी उतनी बढ़ेगी, जितना वोल्टेज घटेगा करंट भी उसी प्रोपोर्शन में घटेगी। तो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक दैट इज लीनियर, और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक, वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। स्लोप ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक वो क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, V अपॉन I। तो ठीक है ना, अगर आप स्लोप निकालना चाहते हो तो स्लोप निकाल लो, ठीक है, कहीं पे भी स्लोप देख सकते हैं। ये जो चीज आएगी परपेंडिकुलर दैट इज करंट, और ये जो आएगा बेस ये आपका वोल्टेज, तो आप निकाल सकते हो। तो स्लोप कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाल लो आप, ठीक है, ये आ जाएगा V अपॉन I, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं चीजों को कि रेजिस्टेंस क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस एक फिजिकल एलिमेंट है जो एक जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि करंट को अपोज करे, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच it oppose the flow of current, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, जिसकी वजह से करंट का अपोज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर ऑन विच resistance depends, पहला फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तीसरा वो क्या है, टेम्परेचर। एक और हम ले सकते हैं रेजिस्टिविटी। एक एक करके समझते हैं। लेंथ का मतलब क्या है कि भाई आपके पास कंडक्टर है और उस कंडक्टर की लेंथ क्या है, ठीक है। सपोज ये हमारा कंडक्टर है और इसकी जो लेंथ है वो ये है, कितना लंबा कंडक्टर है ये लेंथ उसकी डिपेंड करती है। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, ये सामने वाला एरिया, यानी कि कोई भी वायर जो है उसका फ्रंट वो कितना है, दिस इज एरिया। ये बताता है हमारा थिकनेस ऑफ वायर, इससे हम क्या पता करते हैं, थिकनेस ऑफ वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हमें क्या चीज पता चलती है कि वायर जो है वो कितनी मोटी है या कितनी पतली है। टेम्परेचर तो आपको पता ही है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कैसा है। और रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मटेरियल पे, टाइप ऑफ मटेरियल, ठीक है। रजिस्टिविटी का सिंबल होता है ये, टेम्परेचर का तो अभी हम नहीं लिख रहे हैं, एरिया को मैं सिंपली लिख देता हूं ए या स्मॉल ए, और लेंथ को हम एल ले लेते हैं। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए,
ठीक है, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, टेम्परेचर की कैसी डिपेंडेंसी होती है वो भी बता देंगे। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ कंडक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और फॉर्मूला बन जाएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, या हम इसको फॉर्मूला लिखते हैं R इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब ये रो क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, और ये किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, कि कॉपर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी, आयरन की अलग होगी, किस टाइप के मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, तो अगर मैं रेजिस्टिविटी को डिपेंड करूं, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी या इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो हमारे पास यहां से इस फॉर्मूले से मैं क्या लिख सकता हूं कि रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। इफ एल इक्वल टू 1, if L equal to 1 meter and A equal to 1 meter square, then rho equal to R। तो मैं क्या लिख सकता हूं डेफिनेशन, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग 1 meter length and 1 meter square क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है बेटा ओम मीटर, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टिविटी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से रेजिस्टिविटी भी आपको समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, किस मटेरियल से हमने उसको बनाया है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंसी ऑफ टेम्परेचर, कि भाई टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इफ RT is resistance at T degree Celsius and R0 is resistance at 0 degree Celsius, then RT इक्वल टू हो जाता है R0 1 प्लस एल्फा इंटू टी। अब RT क्या है, किसी भी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस निकालना है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या टेम्परेचर रेजिस्टेंस है वो निकाल देंगे। T क्या है, टेम्परेचर जिसपे हमें रेजिस्टेंस निकालना है, और अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, वेयर अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, अब ये जो अल्फा होता है ये हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है फॉर कंडक्टर्स। मतलब अगर अल्फा बढ़े, अगर हमारा टेम्परेचर राइज करेगा, अगर हमारा टेम्परेचर राइज करेगा तो उसके वजह से, तो उसके साथ साथ हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी राइज करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो अगर दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अल्फा जो होता है वो हमारा निगेटिव होता है, या निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है फॉर इंसुलेटर।
यानी कि यहां पर क्या होगा कि अगर मेरा टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस जो है वो घटेगा। तो ये कहलाता है मेरा अल्फा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, कि रेजिस्टेंस के कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं इसमें बता दूं, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस तो अपोज करता है, लेकिन अगर कोई चीज अलाउ कर रही है करंट को फ्लो करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। और रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है? कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। इंटरकनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इंटरकनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कहलाता है हमारा सीरीज कनेक्शन। फर्स्ट क्या होता है? सीरीज कनेक्शन। ठीक है, अब सीरीज कनेक्शन में कैसे लगते हैं? रेजिस्टेंस का मैं डायग्राम बना देता हूं आपका, कि भाई तीन रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, तो मान लीजिए दो रेजिस्टेंस है, या तीन रेजिस्टेंस है, या चार रेजिस्टेंस है, या एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर आपने उनको सीरीज में लगाना है तो इस तरह से लगाना है। तो सपोज R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में। अब यहां पर अगर कोई करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि इस करंट को आगे जाने के लिए केवल एक ही रास्ता है। पहले ये R1 में जाएगी, फिर ये R2 में जाएगी, फिर ये R3 में जाएगी। इट मींस वी कैन से द, अगर सीरीज कनेक्शन है तो करंट उसमें सेम जाती है, सीरीज कनेक्शन में करंट विल रिमेन सेम। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दूं V, तो ये V सब में डिवाइड हो जाएगा। यहां आ जाएगा V1, यहां आ जाएगा V2, और यहां आ जाएगा V3। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि इन सीरीज कनेक्शन current is same in all resistance while voltage divides। वोल्टेज क्या हो जाता है बेटा? डिवाइड हो जाता है। दिख रहा है ना, डिवाइड हो रहा है। तो भाई डिवाइड तो इस V में से ही हो रहा है। भाई सोर्स में से तो कटेंगी चीजें जो भी है, जितना जो सप्लाई कर रहा है उसी में से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम अप्लाई अगर V वोल्ट कर रहे हैं तो डिवीजन इसी में से होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, सो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस एंड सो ऑन। बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल टू क्या होता है? IR। सो V इक्वल टू मैं लिख सकता हूं, V1 को क्या लिख सकते हैं? कितनी करंट इसके अंदर है? I। इसके अंदर कितनी करंट है? I। इसके अंदर कितनी करंट है? I। तो V1 कितना हो जाएगा? IR1। V2 कितना हो जाएगा? IR2। V3 कितना हो जाएगा? IR3। रिप्लेस दी वैल्यू, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 एंड सो ऑन। लेकिन ये V जो है, अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं इसको, अगर मैं इसको एक रेजिस्टेंस मान लूं, इस पूरे को अगर मैं एक जगह जोड़ दूं और इनकी बराबर ताकत का एक ही रेजिस्टेंस लगा दूं, तो उसको हम एक नाम दे देंगे आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? इन सबके कॉम्बिनेशन के बराबर। तो अगर आर इक्विवेलेंट है तो उसमें भी तो करंट आई ही जाएगी। भाई देखो, अगर ये पूरे डब्बे के अंदर में एक रेजिस्टेंस लगा दूं तो करंट तो उसमें भी आई जा रही है। यानी कि मैं V को भी क्या लिख सकता हूं? आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो ये पे आई कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ठीक है, आई से आई हो जाएगा कैंसल। तो इन सीरीज कनेक्शन आर इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो।
ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। अब हम इसको करते हैं दूसरे टाइप के कनेक्शन के लिए। दूसरा कनेक्शन होता है हमारा पैरेलल कनेक्शन, सेकंड हो जाता है PARALLEL, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है जी, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में मान लीजिए कि मैंने 2 रेजिस्टेंस लिए या 3 लिए, जो भी हम लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और ये मैंने कह दिया कि n रेजिस्टेंस है सपोज। ठीक है, इस तरह से हमने लगा दिए और इनके अक्रॉस हमने वोल्टेज सप्लाई कर दिया, कितना V। ठीक है, अब यहां से करंट I फ्लो करेगी। अब एक चीज देख के बताओ बच्चों खुद कि जब करंट आगे बढ़ेगी, जब करंट आगे बढ़ेगी तो यहां तक तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। यहां आने के बाद करंट के पास 3 रास्ते हैं, यहां पर तो कोई रास्ता था ही नहीं, एक ही रास्ते पे जाना था, बट यहां पर करंट को 3 रास्ते मिल रहे हैं। करंट इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर, यानी कि करंट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो करंट R1 में तो चली गई I1, R2 में चली गई I2, और R3 में चली गई IN, और N में चली गई IN। तो इस तरह से इसी करंट का 3 जगह डिवीजन हो गया। लेकिन अगर वोल्टेज देखें तो जो वोल्टेज यहां मिल रहा है, यानी कि अगर V यहां मिल रहा है तो यहां पर भी कितना मिलेगा, V मिलेगा, यहां पर भी कितना मिलेगा, V मिलेगा। इट मींस कि इन पैरेलल कनेक्शन, इन पैरेलल कनेक्शन voltage is same, voltage is same but current divide, करंट जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। तो अगर करंट डिवाइड हो रही है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN, इस तरह से लिख सकते हैं। और ओम्स लॉ क्या कहता है, फ्रॉम ओम्स लॉ I इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R। I इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R। तो अगर मान लीजिए मैं किसी तरह से इन सबकी जगह पर अगर एक रेजिस्टेंस भी लगाऊं, इन सबकी जगह पर एक रेजिस्टेंस लगाऊं जिसको मैं नाम दे दूं R इक्विवेलेंट, तो भाई उसके अक्रॉस भी तो वोल्टेज V ही आएगा। तो R इक्विवेलेंट के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज है, V। इंडिविजुअल के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज आ रहा है, V। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I की जगह तो मैं लिख दूं V अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि टोटल करंट की बात चल रही है ना I के लिए, इस I के लिए तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्टेज हो गया, तो I इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। लेकिन इस I1 के लिए क्या होगा, इस I1 के लिए वोल्टेज कितना है, V, रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो मैं लिख सकता हूं V अपॉन R1। I2 के लिए कितना लिखेंगे, V अपॉन R2, V सेम है सब में, V अपॉन R2 एंड सो ऑन V अपॉन Rn। अब देखो सब में से V कॉमन लेके इससे ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn भी लिख लो, चलो ठीक है। तो ये आ गया हमारा पैरेलल कनेक्शन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम अगर मान लीजिए, अब इसके कुछ शॉर्टकट है, ये तो यहां पे खत्म हो गया डेरिवेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपको शॉर्टकट लगाना है कुछ, तो मान लीजिए 2 रेजिस्टेंस अगर है, तो 2 रेजिस्टेंस के केस में, इन केस ऑफ 2 रेजिस्टेंस, इन केस ऑफ 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, या हम इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, या R इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ऐसा क्यों है, करवाया तो मैंने यही सॉल्व है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि भैया यहां आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो, अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पहले उनको मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो उनके सम से,
कैसे याद रखोगे कि अगर दो रेजिस्टेंस का पैरेलल निकालना है तो पहले मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो उनके सम से। तो अगर मान लीजिए आपके पास 4 और 3 ओम के रेजिस्टेंस है, या आपके पास सपोज 6 और 3 ओम के रेजिस्टेंस है, तो आप क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई करोगे। 6 3 जार 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 9, तो 18 अपॉन 9 कितना आ गया 2, यानी कि 6 और 3 का पैरेलल कितना आ जाएगा 2। तो अगर आपके पास इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड कर दें उसके सम से, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको पूरा ये लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जरूरत का क्या पड़ जाती है कि भाई मान लीजिए इफ n resistance of same value, let's say are connected in parallel, ठीक है, इसको स्पेशल केस कंसिडर कर लो, इसको भी स्पेशल केस कंसिडर कर लो। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, एन टाइम्स मैं इसको लिखूंगा, या मैं इसको लिख सकता हूं एन अपॉन आर, या आर इक्विवेलेंट कितना हो सकता है, आर अपॉन एन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर आप इसको समझे तो सही से। यानी कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और सबकी वैल्यू सेम है, सपोज मैं आपसे कहूं कि आपके पास 150 ओम के रेजिस्टेंस है और 100 रेजिस्टेंस है, तो 150 ओम के रेजिस्टेंस 100 है और सबके वो आपको पैरेलल में लगाना है, तो टोटल की इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे आएगी, कितनी आएगी। तो आपको क्या करना है, केवल एक रेजिस्टेंस की वैल्यू देखनी है, कितनी 150, डिवाइडेड बाई कितने करना है, जितने नंबर है, यानी कि अगर 100 है तो 100 और अगर 10 है तो 10, तो अगर 100 से डिवाइड कर दिया तो 1.5 ओम आ जाएगा। यानी कि आपको सिंपली अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के कनेक्टेड है तो एक रेजिस्टेंस की वैल्यू उठानी है और जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर देना है। इसका फायदा क्या होता है, मान लीजिए आपसे कहा जाए 10-10 ओम के दो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो आप क्या करोगे, जस्ट 10 और 10 का आधा कर दोगे, 10 का आधा कर दोगे कितना, क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, एक की वैल्यू कितनी है 10, 10 का आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास सिमिलर रेजिस्टेंस है, सिमिलर वैल्यू के सेम रेजिस्टेंस है और नंबर उसके आपको पता है कितने हैं, तो आप नंबर से डिवाइड कर दो एक रेजिस्टेंस को, आपको इक्विवेलेंट वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो दीज आर दी इंटरकनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपका आ गया कनेक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक तो नहीं चलेगा भाई, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं। लिख लीजिए, द रेट एट विच वर्क इज डन, हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले फिर समझाता हूं। द रेट एट विच वर्क इज डन the rate at which work is done in an electric circuit is known as power। ठीक है, तो मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ये वोल्टेज V है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, तो यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, और हमें क्या पता था, वी नो दैट V इक्वल टू कितना होता है, W अपॉन Q।
तो यहां से W इक्वल टू कितना आ गया, V इंटू क्यू। तो मैं क्या लिख सकता हूं पावर को मैं लिख सकता हूं P इक्वल टू वर्क डन कितना होगा, V अपॉन क्यू अपॉन टाइम कितना लिख दिया T। अच्छा Q को मैं क्या लिख सकता हूं, V इंटू आई इंटू टी। Q इक्वल टू कितना होता है, I इंटू टी, लिख दो चाहे, क्योंकि Q इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन टी से T कैंसिल। तो पावर कितनी हो गई, पावर इक्वल टू हो गई, पावर P इक्वल टू हो गई VI। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला हो गया VI। अब मैं ओम्स लॉ का यूज करके अलग अलग लिख सकता हूं, जैसे P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, आई की जगह V अपॉन आर लिख दिया, ठीक है, या फिर V की जगह IR लिख दिया, तो ये बन जाएगा I स्क्वायर आर। बस ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सब हमारे सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू VI स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपॉन आर, जो चाहे वो लिखना चाहो वो लिख दो। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट भी लिख लेते हैं। यूनिट हो जाएगी, अगर हम ऊपर फॉर्मूले से लिखें तो जूल पर सेकेंड, लेकिन अगर हम वैसे लिखें तो यूनिट क्या होती है इसकी, वॉट। इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अब एक लास्ट डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है जी। अगर एनर्जी को डिफाइन करना है तो एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे, द टोटल वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो भी टोटल वर्क डन हो रहा है तो लिख लीजिए टोटल, पेन चेंज कर रहे हैं, टोटल वर्क डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is known as energy। यानी कि E इक्वल टू हो जाएगा कितना, W। और अगर E इक्वल टू W हो जाएगा तो या फिर हम ये कह सकते हैं कि E इक्वल टू W या फिर P इंटू टी। तो E का फॉर्मूला हो गया हमारे पास V इंटू आई इंटू टी, वी आई इंटू टी, या फिर इसका फॉर्मूला हो गया V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, या ए का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर इंटू टी। अच्छा यही 12th में आपने पढ़ा होगा कि हीट की फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है। तो एनर्जी की जो यूनिट होती है वो वैसे तो क्या होती है, जूल होती है, ठीक है, लेकिन इसकी जो कमर्शियल यूनिट होती है, कमर्शियल यूनिट वो क्या होती है इसकी, किलो वॉट आर। कमर्शियल यूनिट क्यों बोलते हैं इसको, KWH। कमर्शियल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही फॉर्म में आपकी बिलिंग होती है, जो आपके घरों का बिजली का बिल आता है वो KWH के हिसाब से आता है कि कितने KWH आपने यूज किए। इसी KWH को हम क्या बोल देते हैं जनरल लैंग्वेज में, यूनिट, कि कितने यूनिट का बिल आ गया इस बार मेरे घर में 150 यूनिट का बिल आया, 500 यूनिट का बिल आया, 1000 यूनिट का बिल आया। वो 1 यूनिट क्या है, 1 यूनिट इक्वल टू 1 KWH। तो ये इसलिए कमर्शियल यूनिट कहलाती है क्योंकि इसके लिए हमें बिलिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई एनर्जी, कि कितनी देर तक हम करंट फ्लो करा रहे हैं किसी सर्किट में, उस पर डिपेंड करती है, टाइम पे डिपेंड करती है। बेसिकली पावर क्या होती है, रेटिंग होती है कि कितनी पावर है। मान लीजिए आपका एसी है 2 किलोवाट का है, तो 2 किलोवाट उसकी पावर हो गई कि भाई इतनी पावर ये कंज्यूम करेगा। लेकिन एनर्जी क्या होती है कि उसको कितनी देर तक यूज कर रहे हैं, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनर्जी क्या हो गई कि कितनी देर तक आप किसी इक्विपमेंट को यूज करते हैं, उस टाइम के ऊपर डिपेंड करती है हमारी एनर्जी, ठीक है। तो जितनी देर तक आप यूज करोगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगा, ये टाइम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम इसके बाद जाए थोड़े से क्वेश्चन पे, तो कुछ क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक करंट में क्या डिफरेंस है, वोल्टेज ईएमएफ में क्या डिफरेंस है, पावर एंड एनर्जी क्या होती है, ठीक है, ये आप बता सकते हैं, कमर्शियल यूनिट क्या होती है, ठीक, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ करेंगे, रेजिस्टेंस और उनके इंटरकनेक्शन कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक है बेटा, अभी केवल आपको रिवीजन करना है। क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके कराऊंगा सारे न्यूमेरिकल्स।
इन टॉपिक पे और फिर हम आगे बढ़ेंगे फर्दर टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।